राहुल गांधी ने आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है, हम लोगों को मुद्दा उठाने नहीं दिया जा रहा है। अगर मुद्दा उठाने की कोशिश होती है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 70 साल का लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया। जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त राहुल गांधी ने अपनी बाजू पर काला बैंड बांध रखा है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समय में संस्थाओं को स्वतंत्र रखा जाता था, आज विरोध करने पर ईडी को पीछे लगा दिया जाता है। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार झूठ बोल रही है। देश की जो हालत है उससे सरकार डर रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहते हैं नहीं। लेकिन बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों का जवाब तो दे ही दिया है, पलटवार किया है। अब से थोड़ी देर बाद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक पैदल मार्च की तैयारी है। कांग्रेस के सभी सांसद संसद इसमें शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस आज देश भर में विरोध कर रही है। रात से ही दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटने लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली के पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं। राज्यों में भी कांग्रेस ने राजभवन घेराव का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद, राज्य इकाई के वरिष्ठ नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने यह फैसला भी किया है कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। ईडी ने कल नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। ईडी ने खड़गे से करीब 7 घंटे सवाल जवाब किए। ईडी के समय राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता खड़गे ने सवाल खड़े किए। खड़गे ने कहा कि वो ईडी जांच से डरने वाले बिल्कुल नहीं है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि कोई गलत करेगा तो एजेंसियां एक्शन लेंगी। मुंबई के पात्राचौल घोटाले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी नोटिस भेजा गया है। ईडी ने उन्हें शुक्रवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने बताया कि वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद समन जारी किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी राज्य में तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में अमित शाह को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। केजरीवाल तंज कसते हुए ये भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी भूपेंद्र भाई पटेल के काम से क्या नाराज है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से 3 दिन का वक्त भी दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। शाम 5:30 बजे संसद परिसर में बाल योगी ऑडिटोरियम में यह बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का तरीका समझाया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल यानी कि 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान संसद भवन में होगा। इसमें मनोनीत सांसदों समेत सभी सांसद हिस्सा लेंगे। 4 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी हैं। आज शाम 4:30 बजे वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। इसके बाद शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात तय है। ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलेंगी। 7 अगस्त को वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की आज तीसरी सालगिरह है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इससे पहले पुलवामा में आतंकियों ने मजदूरों पर हमला कर दिया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। 2019 में आज ही के दिन लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसलिए आज लद्दाख में लद्दाख डिक्लेरेशन डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें दलाई लामा, लद्दाख के उपराज्यपाल और सांसद भी शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी बड़ी आतंकी कार्रवाई कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले मिली खबर के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने आतंकी संगठन को जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सुधीर ने कमाल कर दिया। उन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में पहली बार भारत को गोल्ड जिताया। इससे पहले अब तक भारत ने इस श्रेणी में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। सुधीर ने 134.5 अंकों के साथ गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। सुधीर भारत के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भारत को ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा पदक दिलाया। श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बने हैं। भारतीय बॉक्सर्स का कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक मुक्केबाजों ने 7 मेडल पक्के कर लिए हैं, यानी कि भारत को 7 और पदक मिल सकते हैं। सागर अहलावत, अमित, जैस्मीन और रोहित टोकस भी अपने अपने कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा और 5वां मैच 6 और 7 अगस्त को खेला जाएगा। ये दोनों मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में होना है। भारतीय टीम ने अब तक 2-1 से सीरीज में बढ़त बनाई हुई है। टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा की कप्तानी में पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जयपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में हालात खराब हो गए। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। उधर उत्तराखंड के धारचूला के पास भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। उत्तराखंड के चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते लामबागड़ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 एक बार फिर से बंद हो गया है। नालाई के उफान पर आने के कारण बद्रीनाथ मार्ग का 10 मीटर का हिस्सा बह गया है। अभी भी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में नाले उफान पर है। प्राकृतिक कहर से चारधाम श्रद्धालुओं का आमना सामना हर रोज हो रहा है। एक जगह मार्ग खुलने पर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मार्ग बंद होने से उनकी यात्रा लगातार बाधित हो रही है। केरल के कोच्चि में अलुवा शिव मंदिर पानी की आगोश में समा गया है। आसपास के पूरे इलाके में पानी ही पानी है। महादेव के लिए सबसे खास सावन महीने में पानी शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच गया है। हालात यह है कि पास के रेलवे ट्रैक पर भी खतरा बना हुआ है, इसलिए इलाके में रेलगाड़ियों की रफ्तार धीमी है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मूसलाधार बारिश से मुसीबतें बढ़ गई हैं। शहर और कस्बे में बारिश का प्रकोप देखकर लोग यही कह रहे हैं कि अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। चैलपुरा इलाके में बारिश के पानी से जलजमाव इस कदर हुआ है मानो लोगों ने दरिया में घर बनाया हो। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए लोग रस्सी का सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में हाल बेहद बुरे हैं। पुणे के ग्रामीण इलाके में भारी बारिश हुई है। 85 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। दिव्य घाट में भारी बारिश के कारण सड़कों पर नहर की तरह पानी बह रहा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। आसपास के इलाकों में भी सीजन में पहली बार ऐसी बारिश हुई है, जिससे खेत, सड़कें, निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कम समय में हुई भारी बारिश के कारण हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली में 3 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से तूफानी बारिश हुई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। फसलें भी पानी में डूब गई हैं। बाढ़ बारिश से पुणे जिले का हाल बुरा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के चलते लोगों को उमस से राहत मिली है। हालांकि बादलों की लुकाछिपी के बीच इस बारिश से सुबह का यातायात थोड़ा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 3 दिन तक चलने वाले ईवी एक्सपो 2022 का आगाज हो गया। इस एक्सपो में आपको इंडस्ट्री से जुड़ी न्यू टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। इतना ही नहीं, यहां पर ईवी व्हीकल्स पर सब्सिडी भी दी जा रही है। पेट्रोल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक्सपो एक बड़ा कदम है। यूपी में योगी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। 300 यूनिट से ऊपर बिजली खपत पर अधिकतम 6.5 रुपए प्रति यूनिट चार्ज लगेगा। 0 से 150 यूनिट तक 5.50 रुपए प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट 6 रुपए, 300 यूनिट के ऊपर 6.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दरें निर्धारित की गई हैं। जबकि शहरों में घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रुपए के हिसाब से बिल देना होगा। जम्मू क्षेत्र में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है, यानी कि 3 सितंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। इसके लिए उधमपुर, राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबाण, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा और कठुआ के उम्मीदवारों के लिए 7 अक्टूबर से जम्मू के संजवान सैन्य स्टेशन पर जोरावर स्टेडियम में ये भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। वडोदरा के 4 दोस्तों ने खोली अनोखी चाय की दुकान। यहां पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर ऐसा कप बनाया गया है जिसे चाय पीने के बाद खाया भी जा सकता है। वडोदरा के रहने वाले 4 दोस्तों ने ये पहल की है। ये कप गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और उसमें चॉकलेट का फ्लेवर लगा के लोगों को उसमें चाय परोसी जाती है, जिससे चाय पीने के बाद लोग लजीज कप का स्वाद भी ले सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय किसान यूनियन ने हर ट्रैक्टर तिरंगा अभियान चलाया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर एक ट्रैक्टर पर झंडा लगाने का काम करेंगे। इसके लिए राकेश टिकैत ने किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच तिरंगा झंडा वितरण किया है। राजस्थान के पाली में मदरसों में हर घर तिरंगा योजना के तहत बच्चों को झंडे बांटे गए हैं, जिनको लेकर बच्चों में अपार उत्साह देखा जा सकता है। झंडे को हाथ में लेते हुए वो लहराने लगे, भारत माता की जय के नारे लगाए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली के सदर बाजार में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। विक्रेताओं ने बताया है कि डिमांड में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कई दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि कभी भी इतनी डिमांड नहीं आई है। जिस पर प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगे अभियान का आह्वान किया है, तब से डिमांड बढ़ गई है। यूपी के कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर दुकानदारों में जोश आई है। 3 रंगों से जुड़ा कई सामान बाजारों में बिक रहा है। ब्रेसलेट से लेकर झंडे तक बाजारों में मौजूद है। यही नहीं, हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ भी देखी जा सकती है। दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि कोविड की वजह से 2 साल में बिक्री प्रभावित हुई है, लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। गुजरात के वडोदरा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसको लेकर ऐसा समझा जा सकता है कि इस अभियान से हर कोई जुड़ना चाहता है। यहां पर एक मिठाई की दुकान में ट्राई कलर की मिठाई बनाई जा रही है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। 15 अगस्त को जियो देश भर में 5G सर्विसेज का ऐलान कर सकता है। एयरटेल ने इस महीने लॉन्च करने के संकेत देकर सबसे पहले देश में 5G लाने का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से खाने के तेल की कीमतें घट सकती हैं। खाद्य सचिव ने तेल कंपनियों के साथ बैठक में हर लीटर पर कम से कम 10 रुपए घटाने के लिए कहा है। खाद्य तेलों की कीमतें 30 रुपए लीटर तक घटी थी। अगर फिर से खाद्य तेलों का दाम कम होता है तो त्योहारी सीजन में लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। अगस्त से नवंबर तक फेस्टिव सीजन के दौरान 13 लाख कारों की बिक्री का अनुमान है। इस बिक्री में ऑटो कंपनियों को 1 लाख करोड़ के टर्नओवर मिल सकते हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के दौरान बिके वाहनों से करीब 20% ज्यादा है। जब कारों की बिक्री 10 साल के निचले स्तर पर लौट गई थी, यह आंकड़ा 2017 के पीक से भी 13% होने का अनुमान है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi बिक्री के 22% की गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार में सबसे आगे बनी हुई है। साइबर मीडिया रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून में घरेलू स्मार्टफोन बाजार में 20% हिस्सेदारी के साथ Xiaomi टॉप पर है। इसके बाद 18% की हिस्सेदारी के साथ सैमसंग दूसरे नंबर पर है। 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में सैमसंग का बोलबाला है। कंपनी 28% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट में 200 कॉर्पोरेट स्टाफ की छुट्टी कर दी गई है। अमेरिका की आर्थिक विकास दर लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव रहने से बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में फंसने की आशंका है और इस वजह से अमेरिका में कई टेक और रिटेल कंपनियों ने यहां पर अपना स्टाफ कम करने का फैसला लिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार लीज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के बीच
के साथ अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर बहस हुई है। दोनों दावेदारों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की लंबी मंदी की चेतावनी पर अपना अपना पक्ष रखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि ब्रिटेन को एक लंबी मंदी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ने से लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हुआ है। ट्रास या ऋषि के पास अर्थव्यवस्था संभालने के लिए करीब 1 महीने का समय होगा। दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के मलबे के ऑस्ट्रेलिया में गिरने से हड़कंप मच गया। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स के मलबे को बरामद किया है। हालांकि 3 मीटर तक के मलबे के टुकड़े के गिरने से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। पेट्रोल निर्यातक संगठन ओपेक प्लस ने सितंबर महीने में रिकॉर्ड तेल उत्पादन का दावा किया है। ओपेक प्लस ने कहा कि एक दिन में 1 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उम्मीद जताई जा रही है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आ सकती है। एशियन समिट में श्रीलंका के हालात को लेकर द्विपक्षीय बैठक हुई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। ब्लिंकन ने साबरी को जरूरी मदद देने का भरोसा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फॉजी ने यह कहा है कि ये कदम सरकार को तेजी से कार्य करने में मदद करेगा। हाल ही में ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा फैली है, लेकिन अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। चीन और ताइवान बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। ताइवान बॉर्डर पर चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज में दागी जा रही 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में जा गिरी हैं। गुरुवार को चीन ने ताइवान पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें 5 जापान की समुद्री सीमा से गिरी थी। चीन की इस हरकत पर जापान ने कड़ा एतराज जताया। जापान ने कहा कि चीन तुरंत युद्धाभ्यास रोके। खबरों के मुताबिक चीन 7 अगस्त तक ताइवान बॉर्डर पर एक्सरसाइज करेगा। चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज से ताइवान की टेंशन बढ़ती जा रही है। चीन युद्धाभ्यास के प्रोपेगेंडा के वीडियो जारी कर रहा है, जिसमें PLA के कमांडर युद्ध की तरफ से फायर के आदेश दिखाई दे रहे हैं। चीन सेना ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ाए हैं। चीन ताइवान को 7 तरफ से घेर चुका है। अब जापान पहुंचने पर नैन्सी पेलोसी ने एक बार फिर से ताइवान के साथ खड़े होने की बात को दोहराया। चीन ने एशियन सम्मेलन में जापान के साथ तय द्विपक्षीय बैठक को रद्द कर दिया है। G7 के साथ जापान द्वारा चीन का विरोध करने का ये फैसला उन्होंने लिया है। जापान ने ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर चीन के खिलाफ बयानबाजी की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट को नकार दिया है जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन ने अपने नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान रिहायशी इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों को तैनात कर नागरिकों की जान से खिलवाड़ हुआ। जापान का उत्तर पूर्वी इलाका इन दिनों बाढ़ की चपेट में। शहर की सड़कें पानी के सैलाब में बहती नजर आ रही हैं। बाढ़ से बचने के लिए 5 लाख लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। दरअसल हाल के दिनों में जापान के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद ऐसे हालात बने।